असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता का अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना करे, हाथ से बुने खादी का प्रयोग करे, कानूनों के खिलाफ सविनय व्यंग्य आंदोलन कर नहीं देना, राष्ट्रीय विद्यालय में कॉलेजों की स्थापना करना शामिल था। मतलब अंग्रेजों को से जो लिए हुए सम्मान या कॉलेज या वकील या जहाँ भी जो काम करते तो उसको क्या करना है, बहिष्कार करना है और सारा काम क्या करना है, खुद से यानी अपने से डेवलप करना यानी विकास करना है और इससे क्या होगा, हमारी विकास होगा, हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 2 नंबर, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? उत्तर, दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानूनों के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालना। मतलब दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि समुद्र से नमक तैयार करके और अंग्रेजों कानून को धजिया उड़ाना, मतलब और उसके जो जनता में जो उल्लंघन करना था और जो जनता में भय बना हुआ था उसे क्या करना था, खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 3, स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी मतलब खुद का आंदोलन, यानी स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर लिखेंगे 1905 के बंगभंग आंदोलन, 1905 बंगाल आंदोलन। क्वेश्चन आपको पूछा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो 1905 के बंगभंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पर कपड़ा बनाना आरंभ हुआ। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। मतलब धागा के स्थान पर कपड़ा बनाने वाला आरंभ मशीन, मतलब धागा पहले बनाता था, उसको बुनता था, लेकिन उसके क्या किया, विकास करके कपड़ा बनाने वाला मशीन आ गया और इससे वस्त्र उत्पादन में क्या हुआ, उत्पादन में तेजी आ गई, मतलब विकास हो गया। 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन दोगुने हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डालना बिकर वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देशी उद्योगों को बढ़ाए। दबाव डाल कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे ताकि देशी उद्योगों को रियायत प्रदान करे। कपड़ा उद्योगों के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योगों का भी विकास स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, उसका रीजन क्या रहा और कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बहुत विवेक क्वेश्चन है, आई होप आप लोग अंत तक बने रहेंगे। चलते क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें। तो आंसर लिखेंगे, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जनता पंजाब के अमृतसर स्थित रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जनता पंजाब के अमृतसर में मतलब क्वेश्चन ये भी आया कि अमृतसर का है, पंजाब में स्थित जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई 13 अप्रैल 1919 को। इन निहत्थे लोगों पर जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। क्या की, अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए और इससे सर्वत्र हाहाकार मच गया। विश्व भर में इस घटना की नींद से उड़ गई। क्वेश्चन 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? तो आंसर लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम निम्न है। पहला पॉइंट देखेंगे, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस आंदोलन में महिलाओं, मजदूरों वर्ग, शहरी वर्ग एवं ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन अशिक्षित लोगों की भागीदारी मिली। मतलब वो लोग इसमें भाग लिए जो अशिक्षित थे, जो निर्धन थे, जो बहुत गरीब दुखिया थे, आते थे, उसको इस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, भागीदारी मिली। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया।
क्वेश्चन नंबर 2, इस आंदोलन में सब महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखती है क्योंकि महिलाओं का प्रवेश सार्वजनिक जीवन में होने लगा। मतलब महिलाओं का प्रवेश सार्वजनिक जीवन में होने लगा। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी बृहत स्तर पर देखते हैं। मतलब पहला किस स्तर पर महिलाओं ने अपना पहला योगदान दिया था, तो इसी आंदोलन में जलियांवाला हत्याकांड जो आंदोलन हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाए हुए थे। टॉपिक पढ़ेंगे 3, इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया गया। तो 4, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। इसके कारण ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई तथा अन्य वस्तुओं के आयात भी प्रभावित हुए। मतलब इससे क्या हुआ, वस्त्र में भी गिरावट आई, आयात में भी, और स्वदेशी को बढ़ावा मिले। इसमें क्या हुआ, इस आंदोलन जो निहत्थे लोगों पर जो गोली चलवा दिए, इससे क्या हुआ, विदेशी सामान का बहिष्कार किया और स्वदेशी सामान को बढ़ावा मिला। पॉइंट नंबर 5, इस आंदोलन में संगठन बनाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जैसे जानवर वानर सेना, मंजरी सेना इत्यादि। भारत फेरी या प्रभात फेरी आयोजन कर पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल करके भी लोगों को संगठित करने का एक नया तरीका अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम का पारित किया जाना। सेवन, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की थी। मतलब पहली बार 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके पहली बार 1935 अधिनियम पारित कर दिया और समझौता करने का भी बातचीत करने का मान लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 6, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो आंसर लिखेंगे, युद्ध के दो कारण थे यूरोपीय शक्ति का संतुलन का बिगड़ना तथा दूसरा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। 1871 के बाद जर्मनी, इंग्लैंड और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई। क्वेश्चन पढ़ेंगे 7, रोलेट एक्ट क्या था, इनके राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार संदेह के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए जा सकते, दंडित किया जा सकता था। भारतीय में इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिला। तीखी मतलब हुआ बहुत कड़वाहट, मतलब बहुत दुर्व्यवहार करना, एक तरह से समझ जाओ। तीखी प्रतिक्रिया हुई, इसे काला एक्ट कहा गया, इसी का घोर विरोध किया गया। इसी के विरोध के फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आई होप आप समझ देखिए, सिंपल सी बात बताएंगे से, रोलेट एक्ट क्या है या काला कानून किसे ये कहेंगे। तो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का अंकुश के लिए 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। इसी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्या, अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग सेनानियों ने हिस्सा लिए, लेकिन वहाँ का जनरल ओडायर ने उस पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे लाखों हजारों करोड़ आदमी मारे गए और कितना घायल हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी पत्नी का पति चले गए, यानी विधवा हो गए। तो उसी के विरुद्ध में ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड चलाया गया था। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ेंगे 8, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। देख लो यहाँ पर लिखे है, 1920 ईस्वी के आदेश में किसानों ने अपने को वर्गीय संगठनों तथा
राजनीतिक दलों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया। समझे? 1920 के दशक में किसानों ने अपने को वर्गीय के संगठनों तथा राजनीतिक दलों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था। इसके पीछे किसानों के प्रति कांग्रेस की उदासीन नीति। कौन था? उदासीन नीति। समाजवादी तथा अन्य वामपंथी दलों द्वारा किसानों में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने के कारण किसान भाषा सभाओं का गठन हुआ। क्यों हुआ? मतलब उसमें उत्तेजना आगे, चेतना आगे, बातें सब सीख गया कि कैसे क्या होता नहीं होता। तो 1920 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। आरंभिक दशक में बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन हुआ। क्योंकि किसान सभा गठन कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में शाहमुद्दीन जावेद का अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी। मार्च 1928 में बिहटा, पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव तथा यमुना कार्यार्थी गुरु नानक, श्री गुरुलाल एवं कैलाश लाल इसके प्रमंडलीय सचिव बने। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। 1936 ईस्वी में बिहार में बक्सत भूमि के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, जिससे कांग्रेस ने 1937 में फैजापुर अधिवेशन में मुख्य मांग के रूप में जोड़ा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ था और कैसे नहीं हुआ था। चल पढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं अथवा चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके कारण क्या थे। मतलब कोई आंदोलन होता है या कुछ भी होता है तो कोई नहीं उसके पीछे रीजन होता है, कारण होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। मान लो झगड़ा ही होता है, झगड़ा के पीछे कारण होता है, तो वही कारण बताना। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताए अथवा चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे। आंसर लिखेंगे। बिहार में निहलों द्वारा नील खेती के लिए तिनकठिया व्यवस्था लागू की गई थी। बिहार में निहलों मतलब गोरे सरकारों द्वारा नील खेती के लिए तिनकठिया पद्धति, 3 कट्ठा में 1 कट्ठा नील होगा और 2 कट्ठा आप अनाज उगा सकते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से यानी 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। 3 कट्ठिया मतलब 15% भूभाग पर क्या होती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। इस व्यवस्था के खिलाफ 1917 में सत्याग्रह शुरू हुआ था। गांधी जी का आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसानों को राहत दी गई। गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। समझ गए कि इसका मतलब क्या? 3 कट्ठिया पद्धति था, जिसमें 3 कट्ठा में 1 कट्ठा नील की खेती यानी कुल भूमि का 15% भूमि पर उसे क्या करना पड़ता था? 3/20 यानी 20 कट्ठे में 1 कट्ठे का तुम उसको 3 कट्ठा है उसको क्या करना था? खेती करना था। 15% वो नील खेती करवा, जिससे खेती क्या हो जाता? बंजर। वो वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के आगमन करने पर वो गांधी जी आए हुए थे और उसे क्या हुआ? ये सफल, अंत तक सफल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। आंसर लिखें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। भारतीय नेताओं ने सरकार को युद्ध में स्वराज प्राप्ति की आशा में सहयोग दिया, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इससे राष्ट्रवादी गतिविधियों बढ़ी।
सरकार की आर्थिक नीति को व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सरकार के को युद्ध में व्यस्त पाकर क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। भारतीय में बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने के लिए सरकार संवैधानिक सुधारों की घोषणा कर दी। मतलब असंतोष फैल गया था तो किसी तरह राहत देने के लिए उसे कुछ अफवाहें उड़ा दिया, मतलब संवैधानिक सुधारों पे क्या कर दी, घोषणा कर दी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी स्वराज प्राप्ति और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने हेतु प्रयासशील थे। एनी बेसेंट और तिलक ने गृह शासन की मांग के लिए एतवारन किए, तैयार कर दिए। प्रश्न संख्या 11, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। 19वीं शताब्दी के धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोलोसोफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियाँ तथा सामाजिक कुप्रथाएं, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिका हत्या जैसी समस्याओं को समाधान के लिए जनमत तैयार करने में इनका संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया। परिणाम स्वरूप सुधार आंदोलन में ने राष्ट्रीयता की भावना जनमानस में कूट कर भर दी। यानी कहने हुआ कि सभी जनमानस को सिखाया समझाया कि ऐसे ऐसे करने के बाद ये होता है और ये नहीं होता है। तो उसमें क्या हो गया, गुण कुछ एस्टैब्लिश होते चला गया और ये क्या हो गया, उसमें विकास होने लगा और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने की पिताहत तक आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें अथवा साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों इसका विरोध क्यों किया। 3 को क्वेश्चन इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दूसरा है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। तीसरा, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। आंसर पढ़ेंगे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि किसी 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। क्वेश्चन ये भी आएगा कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की स्थापना हुई सर साइमन की अध्यक्षता में। इनके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य था संविधान सुधार के प्रश्न पर विचार करना। आप भी समझ सकते हैं कि इसका जो स्थापना किया उसमें सारा कौन थे, अंग्रेज लोग थे। यहाँ देखने लिखा हुआ कि इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। मतलब साइमन कमीशन की स्थापना इसलिए किया गया था कि कानूनी की बदलाव किया जाए कि क्या सही और क्या सही नहीं है। तो लेकिन अगर मान कानून बना रहे भारत के बारे में, अब भारत का एक भी सदस्य है नहीं तो क्या जानेगा कि भारत में क्या सही है क्या गलत है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसी कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। मतलब जो ये अभी किया गया अध्यक्षता की बनाया गया साइमन कमीशन, इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं रखा गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। विरोध मतलब आलोचना हुआ, विरोध किया गया। विरोध का एक और मुख्य कारण यह भी था कि भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा दिया जाना था। 3 फरवरी 1928 को बम्बई
पहुंचने पर सीरिया मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता है। ठीक है, आप बताइए, यह एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था। यह क्या था? एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था, व्यापारियों का मार्ग था। ठीक है, इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। क्या पहुंचा जी? इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से क्या पहुंचा जी? कागज यूरोप में पहुंचा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और तो आप लोग कंटिन्यू इसे शेयर करते रहें और साथ ही साथ इसे सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए बताते हैं। आप देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है जी कि विश्व बाजार किसे कहते हैं, यानी विश्व बाजार किसे कहते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बाजार गए होंगे, बाजार समझते हैं। ठीक है, जिसे मार्केटिंग कहते हैं, आप लोग समझते हैं ना, विश्व बाजार। ठीक है, पूरे विश्व का बाजार। ठीक है, तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं। यानी बाजार किसे कहते हैं बताइए? तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, यानी हर कुछ जिस मार्केट में मिलता है, ठीक है, आम लोगों को खरीदने के लिए वहाँ पे उपलब्ध हो। जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, क्या है जी? भारत की आर्थिक राजधानी जो है जी मुंबई है। आप लोग समझ गए होंगे ना विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं, जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है जी? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बताइएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं कि भूमंडलीकरण के भारत पर यानी प्रभावों को स्पष्ट करें। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ना, आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट रहेगा, VVI क्वेश्चन। ठीक है, तो भूमंडलीकरण ने विश्व यानी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया। ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है कि भूमंडलीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया है। ठीक है, और आज भूमंडलीकरण के कारण यानी जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। काफ़ी क्या हुआ है? यानी बदलाव आया, यानी सुधार आया है। ठीक है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए भूमंडलीकरण के दौर से रोजगार के कई नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं। जैसे टूर एवं ट्रेवल एजेंसी, यातायात की समझ गए ना, सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि सूचना एवं संचार के क्षेत्रों में भी क्रांति आ गई है। इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब कहना है कि इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पर यानी प्राप्त हुए हैं। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को क्या किया? बढ़ाया, यानी अधिकतम किया। ठीक है, और उसे अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा है।
जिससे जुड़कर लाखों लोग अपना जीविका चला रहे हैं। ठीक है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने भारत यानी भारतीय लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाया है। मतलब इसका कहना है जी कि भूमंडलीकरण की यानी प्रक्रिया ने भारतीय लोगों के जीवन भर यानी स्तर को भी उसको क्या किया यानी एहसास दिलाया यानी बढ़ाया, उन्नति किया। ठीक है। तो चलिए समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? कार्यकुशलता के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ए फॉर एप्पल। क्या होगा आंसर? ए फॉर एप्पल होगा इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रम विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो स्वतंत्रता का, श्रम विभाजन, या भ्रातृत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे। तो आंसर होगा सी फॉर कैट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आंसर होगा श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिया गया है, ये भाषण का कौन सा है? जेंटिस एंड डेवलपमेंट, द क्रस्ट इन देयर मैनिज्म, एरिहोल्सन ऑफ द कास्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा यहाँ सी होना चाहिए और यहाँ ए होना चाहिए था। ऑप्शन टाइम मिस्ड, अब सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ेंगे 4। क्या लिखा हुआ कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। मुख्य क्या है? जाति प्रथा। लोग जाति के आधार पर भेदभाव जाने क्या कर लेते हैं कि जाति झूठ मूठ दिखाने के लिए चक्कर में रहता है, और उसी के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारा टेंशन पाल लेते हैं। छोटी छोटी बातें को बहुत भयानक बनाकर क्या होता है, दोनों का लॉस होता है। एक का लॉस नहीं, दोनों का लॉस होता है। तो आई होप इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, जाति प्रथा। क्वेश्चन पढ़ेंगे 5। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। आदर्श समाज स्वतंत्रता, अमानत, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? गुणाकर मूले, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा बताएंगे हमें क्वेश्चन नंबर 6 का? भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार, इनमें से कोई। आंसर होगा दलित परिवार। कौन सा? दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 8 नंबर। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता मतलब भारत का जो राष्ट्र क्षमता एबिलिटी है, पावर का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। समांतवादी व्यवस्था, पूज्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू में खतरनाक माना है?
दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल प्रथा या जाति प्रथा। बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल प्रथा या जाति प्रथा। तो आंसर बताएंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होने वाला है? तो आंसर होगा डी फॉर डॉग। डी आंसर होगा, डी फॉर डॉग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। बताएंगे आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, माहो, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पढ़ेंगे 11, मानव मुक्त के पुरोध किसे कहा गया? नल मनोज शर्मा को, रामविलास शर्मा या भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? तो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक ही है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बताए थे माहू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, डाकुनी पश्चिम बंगाल। आंसर होगा ए फॉर माहू मध्य प्रदेश। भारत में जाति प्रथा के मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योगों की कमी या अमीरी। भारत में जाति प्रथा के मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योगों की कमी है, यानी अमीरों की है। तो इसमें बताएंगे आंसर क्वेश्चन का 13 नंबर ए फॉर एप्पल, बेरोजगारी।